नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 12 बज चुके हैं और 12 बजे मेरे द्वारा एक सेशन स्टार्ट किया जाता है जो आपकी जीएस की क्लासेस का होता है, जिसमें मैं आपको जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है, जो ये क्वेश्चंस चल रहे हैं वो आपकी एसएससी जीडी की क्लासेस के लिए या फिर एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं जो आपकी जीएस से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैंने आपको कई बार कई क्वेश्चंस करा दिए, कई क्वेश्चन का मतलब कई क्लासेस ले रखा हूँ। आज भी आपकी ये चौथी क्लास है, 3 क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। उन 3 क्लासेस में मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कराए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें कितना पढ़ना है, इस टॉपिक में कितना हमें पढ़ना सही रहेगा, वो सारी डिटेल जो है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलती है। और उसी के आधार पर आप एक्सपेक्टेशन जो होती है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वहां पर ही हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, तो उन्हीं का बेस बनाकर पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछे हैं। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए ये प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। और मैं कई बार बता चुका हूं कि मैं जब कराऊंगा तो मैं यहां पे प्रीवियस ईयर तो कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन वहां पर उसकी थोड़ी डिटेल भी लेके चलूंगा, जिससे आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो इस टॉपिक से मेरी तैयारी पूरी है, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड यहां पे क्या पढ़ा है, इससे रिलेटेड मैंने यहां पे कुछ क्वेश्चंस या कुछ डिटेल्स को पढ़ा है। इसलिए मैं यहां पे कोशिश क्या करता हूं, इसलिए यहां पे मेरी ये कोशिश रहती है कि थोड़ी सी डिटेल, आप अगर क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो आंसर तो आपको मिलेगा ही, लेकिन थोड़ी सी डिटेल तो हमें पढ़नी चाहिए ना, जिससे हम आंसर को और अच्छे से कर पाएं। उसके अलावा हम यहां पर जब आपका एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ें या फिर मान लो वो क्वेश्चन रिपीट हो, तो उन चीजों को वहां पे क्या कर पाएं, उन चीजों को रिकॉल कर पाएं या फिर उनको प्रैक्टिस कर पाएं या फिर उनको रिवीजन कर पाएं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस तो करो ही, लेकिन साथ में उसका रिवीजन भी करना चाहिए। जब क्वेश्चन रिपीट होगा तो रिपीट होने का मतलब क्या है, रिपीट होने का मतलब है कि आप पहले जो पढ़ चुके हो उनको भी वहां पे खुद से पढ़ सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ ये चीजें मैंने यहां पे पढ़ी थी, इनको रिकॉल कर सकते हो, उनको और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अभिषेक कुशवाहा भाई और विजय दास दोनों को भाई नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। ठीक है, और भाई सब लोग खुश रहो, यही तो मैं चाहूंगा। बाकी सिलेक्शन जरूर लो, आप जो बोल रहे हो उसके लिए आपका सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन कर लो, अगर हो गया तो चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी है ना, जो आसपास के लोग हैं उनका मुंह बंद भी हो सकता है, तो इसलिए सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है कि भारत में ज्वालामुखी विस्फोटों से क्या बना है। कि ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए भारत में उनसे क्या बना। अब कहोगे क्या भारत में ज्वालामुखी तो है ही नहीं, मन में तो यही आएगा। तो भारत में ज्वालामुखी अभी प्रेजेंट में है, लेकिन आपका मुख्य भूमि पर नहीं है। वो कहां पर है, वो आपका आइलैंड्स में है। वो कहां पर आइलैंड्स है, अंडमान निकोबार है। लेकिन अंडमान निकोबार में तो आइलैंड्स अभी भी है, लेकिन आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो आप यहां पे देखोगे, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। और इस प्रायद्वीपीय भारत की जब मैं बात करूंगा, ये वाला पार्ट जो है, ये क्या है, ये कभी ऐसी जगह से निकल के आया था कि वहां पर ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। और अगर ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे तो यहां पर ज्वालामुखी विस्फोट से दो ही चीजें बनती हैं, या तो वो पहाड़ बनेगा या फिर पठार बनेगा। ये बात याद रखना कि ज्वालामुखी विस्फोट जहां पर भी होगा, दो ही चीजों का निर्माण करेगा, ज्वालामुखी विस्फोट से पठार का या फिर पहाड़ का। तो यहां पे आप देख लो किसका निर्माण होता है, तो इसका निर्माण होता है किसका, दक्षिणी पठार का। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, बोलोगे अब आंसर तो दोगे, मैं तो बता ही रहा हूं, बाकी आप भी तो आंसर दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी पठार। दक्षिणी पठार का मतलब जो दक्कन का पठार है, वो दक्कन का पठार जो बना है वो ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। ठीक है, ज्वालामुखी के विस्फोट से बना है, यानी यहां पे क्या हुआ है, लावा का प्रवाह हुआ है। यहां पे क्या हुआ है, लावा का प्रवाह, और लावा के प्रवाह से ही ये बना हुआ है। इसका मतलब अगर ये लावा से बना हुआ है तो यहां पे जो रॉक पाई जाएगी वो कैसी होगी, बेसाल्टिक रॉक होगी। और अगर बेसाल्टिक रॉक है, और ये बेसाल्टिक रॉक होती कैसी है, ये आग्नेय चट्टानें होती हैं। और आग्नेय चट्टानें कैसी होंगी, जो किससे होंगी, जल के बनी होंगी। तो आप खुद देख लो भाई, यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट में होगा क्या, जलेंगे ही ना। तो यहाँ पे इसी वजह से इस एरिया में क्या पाए जाते हैं,
इस एरिया में खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। और खनिज में आपको क्या मिलता है, जैसे आप देखते हो कोयला मिलता है, कोयला के अलावा अब्रक मिलता है, लौह अयस्क मिलता है, हीरा मिलता है। ये सारी चीजें हमें क्यों मिल पा रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण यहाँ पे ये सारी चीजें मिल पा रही हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया, पहले का आंसर हो गया बी, और विजय दास ने अच्छा आंसर दिया है, बी आंसर ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंटार्कटिका में, भाई ज्वालामुखी का एक और क्वेश्चन कह रहा है कि अंटार्कटिका में कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है। तो ज्वालामुखी पीक कौन सा है यहां पे पूछा गया है, वोल्केनिक। ए कहता है माउंट कुक, माउंट ब्लैंक, माउंट एरबस और माउंट एवरेस्ट। तो भाई एक चारों में से एक तो पता चल गया कि एवरेस्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि अंटार्कटिका की बात कर रहा है। एवरेस्ट तो भाई हमारे यहाँ पे है, अगर हमारे यहाँ पे है तो ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पे मैं अपने आप ही गलत कर देता हूं। बाकी बचे 3। अब इन 3 में आपको आंसर देना है कि अंटार्कटिका में कौन सा एकमात्र ज्वालामुखी है। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे याद रखना कि यहां पे एयरबस लिखा है, लेकिन वास्तव में क्या है, एरेबस है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे बिल्कुल सही होगा। माउंट एरेबस जो है वो यहां पे इसका आंसर सही होगा। और ये ज्वालामुखी कैसा है, ये एक्टिव ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और यहां पे ये भी याद रखना है आपको कि यहां पृथ्वी का सबसे दक्षिणी, तो ये कैसा है, पृथ्वी का कहां पर है, पोल पे है, तो साउथ पोल पे है। तो पृथ्वी का कैसा है, ये सबसे दक्षिणी है। कैसा दक्षिणी, सबसे दक्षिणी ज्वालामुखी अगर आपसे पूछा जाए तो वो आंसर भी आपका क्या होगा, वो आंसर भी माउंट एरबस होगा। यहाँ पे एरबस है, एरेबस, कहीं कहीं पे आपको लिखा होगा एरेबस, ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपको जो लिखा होगा वो एरेबस लिखा होगा। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है भाई, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल लोथल कहां पर स्थित है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का जो स्थल है, एक है जो लोथल है, वो कहां पर स्थित है, इसके बारे में यहां पे पूछा गया है। तो आपको पता है कि भाई हड़प्पा कालीन सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा कालीन सभ्यता क्या थी, हड़प्पा कालीन सभ्यता थी कि जो वहां पे हड़प्पा के टाइम पे वहां पे क्या हुआ था, एक इंडस रिवर के पास में, इंडस रिवर के पास में जो सिविलाइजेशन का विकास हुआ उसे हमने हड़प्पा सभ्यता बोला। लेकिन बाद में इसे क्या बोला गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया, क्योंकि वहां पर जितनी भी इंडस की नदियां थी, यानी सिंधु नदी की सहायक नदियां थी, उन्हीं के आसपास ये सिविलाइजेशन पाएगी, इस वजह से इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। लेकिन यहां पे पूछा गया है, इसी को हड़प्पा कालीन बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहला नगर जो खोजा गया था वो तो हड़प्पा था। अगर ये हड़प्पा था, फिर उसके बाद में पता चला कि ये सारे जो हैं ये किस में है, ये सारे जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी, इंडस रिवर का मतलब सिंधु जो नदी है उसकी सहायक नदी के पास में स्थित है या उनके किनारे पर स्थित है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा कालीन सभ्यता जो लोथल है वो कहां पर है, गुजरात में है। अब इस गुजरात में मिला क्या, यानी लोथल में हमें मिला क्या, तो ये भी आपको यहां पे याद रखना है कि यहां पर दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह है। क्या मिला हमें, यहां पे मिला दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाह। ठीक है, अगर बंदरगाह यहां मिला, पोर्ट मिला है, तो आप सोचो वो सिविलाइजेशन जो होगी वो कितनी अलग टाइप की होगी, यानी कितनी टेक्निकल होगी कि वहां पे हमें पोर्ट तक मिल रहे हैं, वहां पे हमें कृषि तक की चीजें मिलती हैं, वहां पे हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। इसके अलावा, इस बंदरगाह के अलावा यहां पे हमें क्या मिलते हैं, यहां पे हमें मोती मिलते हैं। मोतियों के अलावा मोतियों, और यहां पे किसके लिए, यानी ये पोर्ट का यूज होता था मोतियों और जो रत्न होते थे, ठीक है, मोती होते या फिर रत्न होते, इनका क्या किया जाता, इनका व्यापार किया जाता था। इनका क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था, और व्यापार के लिए हम इस बंदरगाह का यूज करते थे, सीधी बात है। और एक और बात याद रखना कि इसकी खुदाई किसने की थी, तो लोथल की जो खुदाई की थी वो किसने की थी, एस.आर. राव ने की थी। किसने की थी, एस.आर. राव ने की थी लोथल की खुदाई। ठीक है, अब होता क्या है यहां पे, अगर मैं आपसे पूछूं अब इसका शब्द का अर्थ क्या है, तो ये भी याद रखना कि लोथल शब्द है, और लोथल शब्द का गुजराती शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका भी अर्थ एक ही है, जो आपका किसका है, नाम निकल गया, इसे कहते हैं मृतकों का टीला। इसे क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पे कौन सा सही होगा, गुजरात में है। और इसे 2014 में यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में नामित किया गया था, लेकिन अभी तक ये क्या है, इसका कार्यवाही चल रही है। मैं अभी आई हूं,
हाँ जी, तो बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है। अगर आप अभी आए हैं तो और अच्छी बात है। विजय दास, हाँ, झांसी सिटी ने आंसर दे दिया है और ए आंसर इसका सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपका शायद नाम पंडित सुहानी है, पंडित सुहानी दीक्षित। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो आपको मैंने बता दिया, दो व्यवस्थाएं होती हैं, एक होती है आपकी संसदीय प्रणाली और एक होती है आपकी अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो संसदीय प्रणाली के बारे में मैं आपको कल 2 दिन से क्लास में बता रहा हूं। आज जो अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात करते हैं तो ऑप्शन ए कहता है कि ये व्यवस्था के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होती है। बी कहता है ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। सी कहता है जनता के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन डी कहता है ये व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो यहां पे आंसर क्या होगा भाई? अध्यक्षात्मक शासन किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मैंने बताया था जब संसदीय की बात करेंगे तो संसदीय में आपकी क्या होता है, वहां पे आपका पीएम और नाम मात्र का राष्ट्रपति, दोनों चीजें होती हैं। अध्यक्षात्मक की बात करेंगे तो यहां पे आपका इंपॉर्टेंट कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, केवल राष्ट्रपति। तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। यहां पे कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्योंकि यहां पे जो राष्ट्रपति है वो यहां पे प्रमुख होता है, मुखिया होता है, इसी के प्रति उत्तरदायी होती है। और यहां पे ये भी याद रखना कि जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सामने 4 ऑप्शन है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी कहता है बरतुल्ला के द्वारा, सी कहता है वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा और डी कहता है आपका लाला हरदयाल के द्वारा। तो लंदन में जो इंडियन हाउस की स्थापना की गई थी तो वो आपको बताना है, और क्यों की गई थी वो मैं बात बताता हूं। क्योंकि आपको पता है कि हम जब लंदन में, मतलब जब हमारे यहाँ पे अंग्रेजों का शासन हुआ करता था तो वहां पे नस्लवादी टिप्पणियां होती थी, और वो आज भी होती हैं, ऐसा बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज भी का मतलब पहले ऑस्ट्रेलिया में नस्लवादी बहुत होता था तो इंडियन को वहां पे टारगेट भी किया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे अभी तो नहीं ऐसी कोई खबर मिल रही है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि यहाँ पे नस्लवाद जो होता था तो भारतीयों को यहाँ पे टारगेट किया जाता था। तो उनके लिए, उन नस्लवाद का सामना करने वाले जो छात्र होते थे, इन नस्लवाद का सामना करने वाले छात्र जो होते थे, छात्रों के लिए क्या किया गया, एक हमने क्या बनाया, छात्रों के लिए एक छात्र आवास बनाया। ठीक है, तो यहां पे एक आवास बनाया, और वो आवास क्या था, आवास जो बनाया वही आपका क्या था, इंडिया हाउस। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे नस्लवाद का, जो वहां पे पढ़ने जाते थे बच्चे, उनको नस्लवाद का सामना करना पड़ता था। अब नस्लवाद का सामना करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। जहां रुक रहे थे वहां पे नस्लवाद हो रहा था, तो हुआ क्या था, उन छात्रों के लिए एक आवास बनाया गया, उन छात्रों के लिए एक आवास बनाया गया। और वो बनाया किसने था, वो बनाया किसने था, उनका नाम पूछा गया है तो वो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, जिन्होंने इस इंडिया हाउस की स्थापना की थी। बिल्कुल चित्रांशी चौहान, राम राम। ऑप्शन नंबर डी नहीं है, डी नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका ए है। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा ये बनाया गया था। और ये क्या थे, ये कब के क्रांतिकारी तो सारे ही थे, जितने भी लोग थे वो उस टाइम पे क्रांतिकारी ही थे। ठीक है, और उसके अलावा ये क्या थे, ये पत्रकार हुआ करते थे और ये अपने आप में एक वकील हुआ करते थे। इनके द्वारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा एक छात्र आवास की स्थापना की, और वो छात्र आवास का नाम था इंडियन हाउस। क्या नाम था, इंडियन हाउस नाम था। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। खुद सोचो कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो हम पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि ये मैंने भी नहीं पढ़ा था। मैं अगर बताऊं तो आप ये कहो कि भाई आपने सब पढ़ रखा है, ये मैंने भी नहीं पढ़ा था। ये मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ा, तब मुझे ये मालूम पड़ा कि इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो यहाँ पे मुझे भी तो नई चीजें मिल ही रही हैं, उसके अलावा आपको भी यहाँ पे नई चीजें मिल रही हैं। ठीक है, क्यों, अगर मैं इस चीज को नहीं पढ़ाता तो फिर मैं आपको बताता ही नहीं। सर एमटीएस की एग्जाम आ रही है, उसकी तैयारी का बताओ। तो भाई उसकी तैयारी भी करवाएंगे, क्योंकि अभी क्या मैंने बताया था कि हमारी जो क्लासेस है कुछ रीजन से, कहते ना कि किसी कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपके थोड़ा सा कदमों को रोकता है, तो उस कदमों को रोकने के लिए यहाँ पे हमारे साथ में कुछ दिक्कतें आ गई थी। ठीक है, अब वो दिक्कत को सॉल्व कर रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। उसी वजह से एसएससी जीडी का चौथा ही क्लास है, वरना ये आपकी 15 से 20वीं क्लास होती।
तो यहाँ पे अभी एसएससी जीडी का स्टार्ट हुआ है और रात वाली जो क्लास है वो रेलवे की क्लास स्टार्ट हुई है। अब धीरे धीरे वो सारी चीजें स्टार्ट होंगी जो पहले चल रही थी, ठीक है। जैसे हमने यूपी पुलिस की तैयारी कराई, यूपी पुलिस के अलावा और भी चीजें तैयारी कराई, वो सारी चीजें फिर से आपकी कंटिन्यू होंगी। रीमा यादव राधे राधे 5 अक्टूबर को है, तो ठीक है, उसके लिए मैं एक दो वीडियो आपके कल से, एक और चीज है, कल आपको कुछ चीजें यहाँ पे मैराथन टाइप में मिल जाएंगी, वो मैं आज बात कर लूंगा। आप यहाँ पे जुड़े रहिएगा और कल आपको कोई ना कोई, यानी चाहे वो आपका इंग्लिश से रिलेटेड हो या फिर हो सकता है मैथ्स की क्लास हो या फिर रीजनिंग की क्लास हो, कोई ना कोई एक मैराथन के बेस पे आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? नगर मतलब यहाँ पे सिटी है। ऐसा कौन सा आंध्र प्रदेश का सिटी है जहां पे बंदरगाह भी है? तो बस यही पूछा गया है। ए कहता है काकीनाडा, बी है नेल्लौर, सी है आनगोले और डी है विजय नगरम। तो आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर इनमें से कौन सा है, बता दीजिए। तो बताइए चित्रांशी चौहान, विजय दास, झांसी सिटी और रीमा यादव, क्या आंसर होगा इसका? यहां पे आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर पूछा गया है, तो आपने सुना होगा झांसी सिटी ने आंसर दिया है डी और विजय दास ने बताया है ऑप्शन नंबर ए। तो आपने देखो सुना होगा, तो मैं एक नाम सुना होगा विशाखापट्टनम, सुना है। अब ये विशाखापट्टनम वास्तव में क्या है? विशाखापट्टनम अपने आप में एक सिटी तो है ही, इसके अलावा यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे विशाखापट्टनम के नाम से पोर्ट पाया जाता है। और ये पोर्ट क्या है? जो भारत के मेजर पोर्ट हैं, मेजर का मतलब पोर्ट, जो प्रमुख पोर्ट हैं वो 13 पोर्ट हैं, पोर्ट में से ये एक है, ठीक है। मेजर पोर्ट में से एक है, तो मुझे मेजर पोर्ट कितने हैं? वो 13 पोर्ट हैं और 13 पोर्ट में से एक पोर्ट जो है वो आपका विशाखापट्टनम है। और ये कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। ऐसे ही आपका एक है निजामपट्टनम, ठीक है, ऐसे ही आपका एक निजामपट्टनम है और ये ग्रीन पोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसे क्या, किस फील्ड से नाम से जानते हैं? ग्रीन फील्ड पोर्ट के नाम से जानते हैं। और एक है आपका ऑप्शन नंबर एक काकीनाडा। तो यहां पे पूछा गया बंदरगाह नगर कौन सा है, तो एक है आपका काकीनाडा, एक है आपका विशाखापट्टनम और एक है निजामपट्टनम। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। और जिन लोगों ने ए बताया, जैसे विजय दास ने बताया, रीमा यादव ने बताया, चित्रांशी चौहान ने बताया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल चित्रांशी, काकीनाडा यहां पे आंसर होगा। तो यहां आपका आंसर मिल गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो यहां पे नगर हैं ये आंध्र प्रदेश के नहीं है, ये भी आपके आंध्र प्रदेश के ही नगर हैं, लेकिन यहां पे पूछा गया था कि जहां पे बंदरगाह भी हो और वो अपने आप में एक सिटी भी हो, तो वो आपकी काकीनाडा, निजामपट्टनम और विशाखापट्टनम है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सामग्री कहकर गौरवान्वित किया था? तो एक नृत्यांगना है, यानी एक नर्तक जो नृत्य करती हैं, उन नृत्य कर्ता में एक इनमें से कोई एक है जिनको रविन्द्रनाथ ठाकुर ने क्या बोला था? रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा उन्हें कथक साम्राज्ञी बोला गया था। तो बता दीजिए कौन सा आंसर होगा? केवल 16 साल की उम्र में इन्होंने डांस किया। डांस का मतलब कोई एक डांस, कौन सा? कथक ही किया, कथक किया। और वो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो इतने यहां से इंप्रेस हो गए, इंप्रेस होने के बाद में उनका इन्होंने कथक साम्राज्ञी के नाम से नाम रखा। और चित्रांशी चौहान, विजय दास बता रहे हैं ए बता रहे हैं, चित्रांशी बताया है बी, मालविका सरकार। तो यहां पे जो आंसर होगा, ये बात याद रखना कि इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सितारा देवी को। सितारा देवी जो थी वो कथक की डांसर हुआ करती थी। हाँ जी, रीमा यादव ने ए आंसर दिया है, कथक की डांसर हुआ करती थी। और कथक की जो डांसर थी, इन्होंने इतना अच्छा डांस किया कि रविन्द्रनाथ जो टैगोर थे उनको ये डांस बहुत पसंद आया, और इतना पसंद आया कि इन्होंने इनका नाम ही कथक साम्राज्ञी के नाम से रखा। ठीक है, रीत कुमारी ने ये आंसर दिया है बिल्कुल। बाकी आप जानते ही हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, तो आप सभी जानते ही हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो ये क्या थे? ये कवि हुआ करते थे और इनको विश्व विख्यात कवि बोला जाता था, विश्व विख्यात कवि बोला जाता था। इसके अलावा ये बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे, और साहित्यकार इतने अच्छे थे कि इन्होंने एक साहित्य यानी जिसका नाम था गीतांजलि, और वो गीतांजलि लिखी, और गीतांजलि लिखने के बाद में ये इतनी अच्छी लिखी गई कि इसकी वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये भारत के ही नहीं, ये भारत और एशिया, भारत नहीं पूरे एशिया के पहले व्यक्ति थे।
ठीक है, तो पहले ही व्यक्ति थे और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, इन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान भी लिखे हैं, जिनमें से एक आपका भारत है और दूसरा जो है वो बांग्लादेश है, जहां पर हम भारत के लिए हम जनगण मन का यूज करते हैं और बांग्लादेश के लिए आमार सोनार बांग्ला का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का क्या है, जनगण मन, ये राष्ट्रगान है। ऐसे ही आपका बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। 2 रचनाएं हैं इनकी, ये एक वास्तव में इन्होंने रचनाएं की थी। जो 2 रचनाएं हैं इनको भारत का एक को राष्ट्रगान माना गया और एक को बांग्लादेश का राष्ट्रगान माना गया। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, गीतांजलि शिखा कुमारी बता रही हैं पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था सितारा देवी को। ठीक है, और आगे आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो गर्म पानी की बात कर रहा है। गर्म पानी अभयारण्य, गर्म पानी अभयारण्य कहां पर स्थित है ये हमें बताना है। और ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका गुजरात में स्थित है, बी क्या कहता है आपका असम में है, सी है सिक्किम में और डी है नागालैंड में। तो यहां पर गर्म पानी अभयारण्य से बोलते क्यों हैं कि यहां जो है झरने मिलते हैं। इस अभयारण्य में क्या मिलते हैं, झरने मिलते हैं। अब इस जो झरने हैं वो झरने क्यों प्रसिद्ध हैं, कि वो झरने इसलिए प्रसिद्ध हैं कि यहां से उनका गर्म यानी गर्म पानी वहां से आता है। तो गर्म पानी के झरने के लिए ये प्रसिद्ध हैं। और यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ये है कहां पर, तो जहां ऑप्शन नंबर बी असम में आंसर होगा। यानी कार्बी एंगलोंग एक एरिया है, कार्बी एंगलोंग क्षेत्र में असम में ये पाए जाते हैं, जिसे हम गर्म पानी अभयारण्य के नाम से जानते हैं। तो झांसी सिटी का और विजय दास का, चित्रांशी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, असम आंसर होगा। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। बाकी मैं बता दूं यहां पे राष्ट्रीय उद्यान है जिसे आप कहते हो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा मानस नेशनल पार्क, ये भी कहां पर है, ये भी आपका असम में ही है। ये भी आप, अच्छा इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें एक सींग का गैंडा पाया जाता है, बता दो इनमें से कौन सा है जिनमें एक सींग का गैंडा पाया जाता है। बिल्कुल चित्रांशी चौहान, काजीरंगा है। तो यहां पे बताना है कि कौन सा ऐसा उद्यान है, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तब तक बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बिल्कुल काजीरंगा में ही है, बहुत ही अच्छा आंसर। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आंसर केवल चित्रांशी चौहान अच्छे से दे रही हैं, बाकी दे तो सब रहे हैं, लेकिन आंसर जो मैं पूछ रहा हूं वो आंसर नहीं आ रहे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, वर्ल्ड वाइड वेव का आविष्कार किसने किया था। शिखा कुमारी ने बताया है ए, झांसी सिटी ने बताया है बी, चित्रांशी चौहान ने, टीम रीमा यादव बता रही हैं काजीरंगा। अच्छा बिल्कुल ऋतु कुमारी का काजीरंगा, बिल्कुल काजीरंगा आंसर है उसका। यहां पे बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम कहते हैं www। जब भी आपको कोई वेबसाइट ओपन करनी होती है तो आपको इसका यूज करना होता है कि www.youtube.com, इस तरीके से हम खोलते हैं। तो ये क्या है आपस वास्तव में ये एक इंफॉर्मेशन स्पेस है। ठीक है, ये क्या है, ये एक इंफॉर्मेशन स्पेस है। ये करता क्या है, ये क्या करेगा, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो वेब रिसोर्सेज होते हैं, उनके यूआरएल को पहचानता है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है या वेब रिसोर्सेज होते हैं, इन वेब रिसोर्सेज के डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्सेज के क्या, इनके यूआरएल होते हैं, उन यूआरएल को पहचानता है। ठीक है, यूआरएल जो हम डालते हैं ना, कहते हैं कि यूआरएल लिंक करके हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको शेयर करना है, अब शेयर करने के लिए क्या करोगे, यहां से आप उठाओगे, कॉपी करो, शेयर करने का बटन दबाओगे, बटन शेयर करने पर क्लिक करोगे, वहां पर आपकी पूरी एक यूआरएल खुल जाएगी, उस यूआरएल को कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद में उसे शेयर कर दोगे। ठीक है, अब यहां पर यूआरएल से तो पहचाना जाता है, इसके अलावा इसको किससे जोड़ा जाता है, इसको हाइपर टेक्स्ट लिंक से जोड़ा जाता है। तो आप देखते होगा HTTP भी लिखा होता है, वो आपका हाइपर टेक्स्ट लिंक होती है। तो हाइपर टेक्स्ट लिंक से इसे जोड़ा जाता है। तो आपका आंसर अगर पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज करने वाले कौन थे, वो थे आपके टिम बर्नर्स ली, जिनका ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल
सही आंसर है। और इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, डेटा का जानकारी, किसी भी डेटा की जानकारी को प्राप्त करना, किसी भी डेटा को शेयर करना, कम्युनिकेट करना, इन सब में यहां पे आसानी हो गई है। कब से? जब से टिम बर्नर्स ली ने www या फिर कहेंगे वर्ल्ड वाइड वेब को खोजा है। और खोजा कब था इन्होंने? तो इन्होंने 1989 में खोजा था। ठीक है, बिल्कुल। विजय दास बता रहे थे सी आंसर, रीमा का बी है, चित्रांशी ने बी बताया, रूबी गौतम आई एम जिंदा। भाई हम भी जिंदा ही हैं। जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? ऐसा कौन सा शिलालेख है जो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? बताइए। सामने 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है, एक ऑप्शन चूज करना है और एक ऑप्शन वो होना चाहिए सही। और चित्रांशी चौहान ने इसी ऑप्शन को चूज किया है, झांसी सिटी ने भी इसको ऑप्शन को चूज किया है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो रीमा यादव सभी का, विजय दास का सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। तो इसका मतलब है यही हुआ कि जहां तक है यही आंसर होना चाहिए और वास्तव में आंसर भी यही है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, बिल्कुल शिखा कुमारी, रूबी गौतम, आंसर बिल्कुल सही है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को ही हम क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये किसके लिए लिखा गया था? ये समुद्रगुप्त के लिए लिखा गया था। किसके लिए? ये समुद्रगुप्त के लिए लिखा गया था। और ये लिखा किसने था? ठीक है, अगर ये लिखा किसने था, अगर ये भी पूछा जाए तो इनके जो दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो हुआ करते थे, उनका नाम था हर्षेण। तो दरबारी कवि हर्षेण द्वारा ये लिखा गया। ठीक है, अब भाई होगा क्या इसमें? कोई भी चीज हो, मेरे मान लो मैं हूं, मेरा कोई दरबारी कवि ऐसा तो है नहीं, लेकिन अगर होता तो क्या लिखता? यहां पे मेरे बारे में लिखता, मेरे शासन के बारे में लिखता। तो यहां पे हुआ क्या है कि जो हमने, अब मैंने जैसे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो उस एग्जाम की क्वालिफाई के बारे में बात करता। अब हम तो एग्जाम वाले ही हैं। यहां पे क्या होगा? यहां पे इन्होंने किसके बारे में लिखा? समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त की जो युद्ध हुए थे और उसमें जो विजय हुई थी, समुद्रगुप्त की जो विजय हुई थी यानी जीत हुई थी, उसके बारे में इन्होंने लिखा था। ठीक है, और इसके अलावा जो गुप्त साम्राज्य हुआ करता था, उस गुप्त साम्राज्य की जो सीमाएं होती थी, जो बॉर्डर हुए थे, उसके बारे में भी इन्होंने बताया। जो बॉर्डर था कि हमारा गुप्त साम्राज्य जो है वो कहां तक फैला हुआ है, इसके बारे में भी इन्होंने बताया। ठीक है, तो लिखा किसने था? तो लिखा इन्होंने हर्षेण ने था। और इसके अलावा समुद्रगुप्त को एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम क्या था? अजात शत्रु। मैं सबसे पहले जवाब देती हूं। अब मेरे पास में सेकंड पे आया था आंसर, भले ही पहले दिया हो, अब नेटवर्क इश्यू मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन मेरे पास में सेकंड पे आया था। अभी मैंने दिया है आंसर चलो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अब मैं भी आंसर सबसे पहले दे दूंगा, या इसका आंसर तुरंत बता दे रहा हूं कि मैंने दिया है सबसे पहले, फिर करेंगे लड़ाई। यहां पे बात करते हैं दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ए कहता है एमंडसेन, बी है आपका पियरी, सी है अमेरिगो वेस्पुची और डी है यहां पे मैगेलन। तो यहां पे आंसर क्या होगा कि जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर पहुंचने वाला, जैसे आपकी अर्थ है तो आपको मालूम है अर्थ के 2 पोल हैं। अर्थ है ये हमारी अर्थ है। अर्थ के 2 पोल हैं, ऊपर वाले को हम नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले को साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 पोल हैं। इन 2 पोल की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आपकी अर्थ जो अक्षांश के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री का अक्षांश होता है और यहाँ पर भी आपका 90 डिग्री का अक्षांश होता है। जब भी बात करेंगे 90 डिग्री अक्षांश की तो नॉर्थ वाला पार्ट होता है 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ऐसी साउथ वाला होता है 90 डिग्री साउथ तो लैटिट्यूड। तो यहाँ पे बात आती है कि दक्षिणी ध्रुव कौन सा हो गया। इस दक्षिणी ध्रुव के पहुंचने के लिए सबसे पहले कौन व्यक्ति गया था? तो यहां पे याद होना चाहिए, याद क्या पता ही होना चाहिए वो कौन सा था। तो इनके अकॉर्डिंग था रोआल्ड एमंडसेन। क्या था? एमंडसेन। और इनका पूरा नाम क्या है? रोआल्ड एमंडसेन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रोआल्ड
सेन नाम था, क्योंकि कभी कभी रोवाल्ड के नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है और कभी कभी एमंड सेन के नाम से भी पूछा गया है। इस वजह से मैं बता रहा हूं, दोनों नाम को आपको याद रखना है तो एक ही व्यक्ति, रोवाल्ड एमंड सेन पूरा नाम है, इस वजह से आपको याद रखना, ठीक है। दक्षिण पूरे वर्ष ये बर्फ से ढका रहता है। इनके साथ में कुछ व्यक्ति भी गए थे, उनकी ठंड से यहां पे मौत हो जाती है। इनकी पूरी टीम गई थी, उसमें से कुछ लोगों की ठंड की वजह से मौत भी हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना, बहुत ठंडा एरिया है ये, जहां पर आपको ग्लेशियर मिलते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर मिलते हैं। ठंड वाला इलाका, यानी कह सकते हो बर्फ का पूरा इलाका माना जाता है। पूरे वर्ष बर्फ से ढका रहता है। यहां पे सन की रेज बहुत कम पहुंचती हैं, जिस वजह से यहां पे गर्मी का टाइम नहीं होता है, ठीक है। हर्ष वर्मा, राधे राधे भाई। बिल्कुल सभी का आंसर है, नहीं पता है कोई बात नहीं। विजय दास ने डी बता दिया, शिखा कुमारी का ए है, ऋतु कुमारी ने भी ए बताया है, ठीक है। तो आंसर आपको मिल गया है एमंड सेन थे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला भारतीय कौन था, अब आपको आंसर बताना है, ये मैं नहीं बताने वाला हूं। पहला भारतीय कौन था और पहला भारतीय पुरुष बताना है, पहला भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आपको ये आंसर बताना है। तो जल्दी से आप आंसर दीजिए, देखते हैं कौन सबसे पहले देगा। इसमें कर लो कंपटीशन, कौन करेगा। पहला भारतीय कौन था जो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा था, और पहली भारतीय महिला कौन थी जो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव पे पहुंची थी। अब देखो कंपटीशन कौन जीतता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन आपके सामने है, ए है शौकत अली, बी है एम ए जिन्ना, सी है सी आर दास और डी है महात्मा गांधी। और देखो जीतने की बात आती है तो झांसी सिटी फिर जीत गई हैं जे के बजाज। बिल्कुल, जे के बजाज जो हैं ये पहले भारतीय थे जो वहां पर यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष थे। अब बात आती है महिला की, तो महिला कौन थी। रूबी गौतम को आइडिया नहीं है, झांसी सिटी का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा रीमा यादव ने भी बताया है ऑप्शन नंबर डी। हर्ष वर्मा और रूबी गौतम डी बता रहे हैं। तो यहां पे आंसर क्या होगा, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु जो है, आपको भी पता है महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिक गुरु जो थे, वो भी कौन थे, वो भी थे गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने इसी के लिए एक बुक लिखी जिसका नाम था गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, जिसमें से एक बुक थी ये। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी मतलब कई बुक लिखी हैं, जैसे आपने सुना होगा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। और इन्होंने और भी बुक लिखी जिसमें से आपकी हिंद स्वराज के नाम से है। तो हिंद स्वराज नाम की बुक किसने लिखी, वो भी आपकी महात्मा गांधी ने लिखी। तो यहाँ पे महात्मा गांधी की 3 बुक मैंने यहाँ पे बता दी। बाकी यहाँ पे जो आप खुद समझ सकते हो कि गोखले खुद ही महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, रूबी गौतम, गोपाल कृष्ण, चित्रांशी चौहान, रीना कौशल। रीना कौशल किसका है। चलो आगे बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। कहता है ए 1951, बी है 1956, सी कहता है 1952 और डी है यहां पे 1950। तो बता दो क्या आंसर होगा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर। हाँ जी बिल्कुल, प्रीति चांडी जो नाम है भारतीय मूल की, ब्रिटेन की ली, यानी थी तो भारतीय मूल की लेकिन वो ब्रिटिशर्स भी थी, इस वजह से उनको सबसे पहले काउंट किया जाता है कि पहली अश्वेत महिला जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी उनका नाम प्रीति चांडी था, ठीक है। बिल्कुल सही है। झांसी ने आंसर दे दिया है बी, चित्रांशी का 56, विजय दास बी और रूबी गौतम बी बता रहे हैं। हर्ष वर्मा सभी का आंसर आ रहा है बी। तो बी क्या है 1956। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, वो था 1956, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। यहां पे भाषा के आधार पर क्या बनाए गए थे, स्टेट बनाए गए थे। तो भाषा के आधार पर अगर स्टेट की बात आती है तो पहला स्टेट कौन सा था। भाषा के आधार पर पहला स्टेट कौन सा बनाया गया था। बताओ। ABCD, ठीक है।
ABCD लगा दो 1951, तो ABCD में चारों ऑप्शन 1956 होने चाहिए फिर तो, तभी आपके आंसर ABCD लग सकते हैं, वैसे तो लग ही ना सके। तो भाषा के आधार की बात करेंगे तो पहला जो स्टेट था वो कौन सा था, वो आंध्र प्रदेश था बस। ठीक है, ऑप्शन यहाँ बिल्कुल झांसी आंसर आया, विजयदास गुजरात नहीं था, आंध्र प्रदेश था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने सालों में। ये तो सब पूछते हैं कि अबुल फजल ने क्या लिखा था, अकबरनामा किसने लिखा था, ये सब बहुत सारे पेपर में आ चुका है। लेकिन यहां पे पूछा गया है कि अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। जीडी का क्वेश्चन है, बताओ। ए कहता है आपका 7 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 9 वर्ष और डी 10 वर्ष। तो कितने सालों में अकबरनामा लिखा गया था। और रीमा यादव ने बताया ए, झांसी सिटी ने बता दिया ए, इसके अलावा चित्रांशी चौहान बता रही हैं बी, लेकिन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जो अबुल फजल लिखा गया था, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा जो लिखा गया था, ये 7 साल में पूरा किया गया था। कितने सालों में, 7 साल में पूरा किया था। और ये भी याद रखना, ये 3 खंडों में बनाया गया था, ये 3 खंडों में लिखा गया था। अबुल फजल ने अकबरनामा को 3 खंडों में लिखा है। यहां पर अगर मैं पहले खंड की बात करूं, दूसरे की बात करूं, तीसरे की बात करूं, तो इंपॉर्टेंट यहां पे तीसरा बहुत बनता है, क्योंकि इसके बारे में पूछा भी जाता है। तो पहले खंड में इन्होंने क्या बताया था, पहले खंड में इन्होंने अकबर के पूर्वज के बारे में लिखा था। ठीक है, और दूसरा जो खंड है इसमें अकबर के शासन के बारे में लिखा था कि अकबर का शासन कब से स्टार्ट होता है, यानी अकबर के शासनकाल के बारे में यहां पे लिखते हैं। अब यहां पे क्या आता है, तीसरा जो खंड है इसका नाम भी क्या है, इसका नाम है आईन ए अकबरी। क्या है, आईन ए अकबरी। तो पूछा ये भी जाता है कि आईन ए अकबरी किसने लिखा, वो भी आपका अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। और इसमें प्रशासन के बारे में लिखा गया है कि जो अकबर का प्रशासन हुआ करता था, उस प्रशासन के, अकबर के दरबार के बारे में यहां पे लिखा गया है। ठीक है, ऐसे तो कोई भी नहीं था भाई। 1900, रवि भाई यहाँ पे तो ये तो पैदा होने वाली बात आ गई। 1989 से 1996, ये तो अभी की बात है, 4-5 दिन पहले की। अकबर तो थोड़ी ना था 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन का मतलब 10-20 साल पहले। भाई फिर रवि भाई फिर वही क्वेश्चन, फिर ही वही आंसर। ये 1589 की बात है, 1900 की बात नहीं है भाई। अकबर कब था, 1556 से स्टार्ट हुआ था इसका शासनकाल, तो कब से लिखेगा, इसके बाद ही तो लिखेगा। तो 1589 से लिखता है भाई, 1989 से नहीं। हाँ, सबसे पहले आप, सबसे पहले अगर आंसर आ रहा है वो झांसी सिटी का आंसर आ रहा है। अब जिनका नाम मैं भूल गया, आगे आते हैं। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज्य शब्द का व्यक्त किया गया था। तो स्वराज शब्द कब व्यक्त किया गया था, यह पूछा गया है, किस अधिवेशन में व्यक्त किया गया था। ऑप्शन आपके सामने, बनारस का अधिवेशन जो 1905 में हुआ था, कलकत्ता का अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, सूरत का अधिवेशन जो आपका 1905 में है, और इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर कोई भी नहीं है। सर इसको अवार्ड प्रदान करो। अच्छा भाई, अवार्ड तो मैं थोड़ी ना प्रदान करूंगा, लेकिन अवार्ड अगर इसी तरीके से आंसर आते रहे ना तो इनको अवार्ड देंगे जो जॉब मिलेगी तब। ठीक है, और वो मैं ये तो बता ही दिया है कि यहाँ पर पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनको अवार्ड जरूर मिलेगा, उनको सम्मान जरूर मिलेगा। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। बिल्कुल आंसर आ चुका है, सी आंसर, डी आंसर सूरत, झांसी का आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब आंसर रीमा यादव ने सी दिया है 1905। चलिए यहाँ पे बताता हूँ, और ऋतु कुमारी का ऑप्शन नंबर ए है। तो स्वराज का जो अर्थ होता है यानी खुद का शासन, स्वराज का अर्थ क्या है, यानी खुद का राज। तो इसका मतलब क्या हो गया, खुद का शासन, या फिर कह सकते हैं स्वशासन। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है कि यहां पर 1906 की बात आती है। अब यहां पे 1906 की बात आती है। 1906 में क्या होता है कि 1906 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 1906 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अगर आपसे ये पूछ के ले जाए, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी।
अब इनके द्वारा क्या किया जाता है, एक अधिवेशन किया जाता है, और उस अधिवेशन का नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन। उसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, और इसी में प्रस्ताव लाया गया था कि बंगाल विभाजन का, स्वराज का, राष्ट्रीय शिक्षा का, इन पर प्रस्ताव पारित किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो कलकत्ता 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, और यहां पे बंगाल विभाजन के अलावा स्वराज पर और राष्ट्रीय शिक्षा पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगी। ठीक है। अच्छा, ये बोला किसने था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने बोला था, चलो बताओ। प्रिया ने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी। आप बात करते हैं इसकी काकोरी केस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका काकोरी केस का। तो काकोरी केस जो है, केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो काकोरी एक्शन हो चुका था। काकोरी एक्शन में जो लोग यहां पे पकड़े गए थे, उन पकड़े हुए लोगों को बचाने के लिए, उन अभियुक्तों को बचाने के लिए एक समिति का, एक कमेटी का गठन किया गया। वो किसकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनाई जाती है, इसमें यह पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल चित्रांशी चौहान, लोकमान्य तिलक ने ही ये बोला था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, अपना देखो जीएस ना मैं पढ़ता हूँ ना मैं पढ़ाता हूँ, सर के लिए वीडियो बीएस के लिए चल रहा है। अच्छा, तो कोई बात नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ते हो जीएस को, कोई बात नहीं है। लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी, रीमा यादव, पायल, ऑप्शन नंबर बी। तो झांसी सिटी ने भी आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही आंसर है गोविंद बल्लभ पंत। काकोरी ट्रेन एक्शन होता है कब, अगर देखो पहले इसका नाम था काकोरी डकैती या काकोरी कांड, ये बात याद रखना। काकोरी कांड का नाम बदला गया किसने, यानी जो आपके यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जहां पर पहले काकोरी केंट कांड कहा जाता था, उसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था, ये कब हुआ था, तो 9 अगस्त को हुआ था, और 9 अगस्त कब, 1924 में हुआ था। ठीक है, तो यहां पे एक ट्रेन को लूटा गया था, और किसके द्वारा, यहां पे यानी एक पार्टी थी जिसका नाम था HAL। क्या पार्टी थी, मैंने हिंदुस्तान बता दिया, HRA। ठीक है, एक पार्टी थी जिसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके द्वारा इसको अंजाम दिया जाता है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, इसमें अशफाक उल्ला खां, इसके अंदर राजेंद्र लाहिड़ी, इसके अलावा 10 लोग यहां पे शामिल होते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी, ये यहां पे शामिल होते हैं, और यहां पे क्या होता है, ट्रेन को लूटा जाता है। इसके बाद जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो गिरफ्तार करने के बाद गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इनको बचाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, लेकिन इनको बचाया नहीं जा सका। इसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो जाती है। यहां पे सीएम को चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसके लेखक कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी कहता है राजेंद्र प्रसाद, सी है रफीक जकारिया, और डी आंसर है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियर। तो यहां पे रीमा यादव का आंसर आया है ऑप्शन ए, और झांसी सिटी ने आंसर दिया है सी, प्रिया का आंसर ए, चित्रांशी का आंसर ए, हर्ष वर्मा का आंसर है सी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। तो यहां पे जो आंसर होने वाला है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसके जो लेखक हैं वो ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही आंसर है, उनका नाम है रफीक जकारिया, और इन्होंने जिन्ना के, मोहम्मद अली जिन्ना के लीडरशिप को यहां पे लिखा था। इन्होंने क्या लिखा था, किसके बारे में, तो मोहम्मद अली जिन्ना है, उनकी लीडरशिप के बारे में यहां पे लिखा था।
यानी नेतृत्व के बारे में इन्होंने इस पे लिखा था। अब बात करते हैं कि इसके अलावा एक बुक और है इनके, एक बुक है जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। जिस तरीके से द मैन हु डिवाइडेड इंडिया है, ऐसे ही एक बुक है जिसका नाम क्या है, इंडिया डिवाइडेड। अब ये इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखी गई है, ये बताना जरा कौन है। इंडिया डिवाइडेड जो है ये किसके द्वारा लिखी जाती है। चलो इसमें कंपटीशन करो, कौन आंसर देगा। रक्षाबंधन रक्षाबंधन भाई, ऑफलाइन क्लास हो तो एक बार को ध्यान भी दे लो कि भाई क्यों खेल रहे हो, हटो छोड़ो इसे। प्रिया का आंसर सी आ गया है। लेकिन यहाँ पे इंडिया डिवाइडेड की बात करते हैं। जब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसके लेखक की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इसके लेखक, ठीक है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया की बात की जाएगी तो रफीक जकारिया, और इंडिया डिवाइडेड की बात की जाएगी तो इंडिया डिवाइडेड के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त जो है ये किसके द्वारा हटाया जा सकता है। इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, इलेक्शन कमिश्नर को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ए कहता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, बी है आपका प्रधानमंत्री द्वारा, सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, और डी है यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो बता दो इसका आंसर क्या होगा कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उस इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए किसकी जरूरत होती है, यानी कौन हटा सकता है। और आंसर सबसे पहले आया है रीमा यादव का। रीमा यादव ने आंसर दिया है सी, चित्रांशी का। भाई कौन खेल रहा है। विजय दास ए बता रहे हैं प्रिया कुमारी, प्रिया किशोरी सी, पायल का आंसर सी। चलिए रूबी ने भी क्या बताया, अरे हर्ष वर्मा का आंसर सी है। तो जो लोग यहाँ पे सी के साथ में हैं वो बिल्कुल सही हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे परामर्श के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर भारतीय चुनाव आयोग की बात की जाए, भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो इसका आर्टिकल कौन सा है ये बताना है आपको, कौन सा आर्टिकल है। और इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है, 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है। और इसकी स्थापना पर 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा प्रेजेंट टाइम की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है इसमें 1+2 का कंसेप्ट चलता है। और 1+2 का कंसेप्ट का मतलब है कि एक तो होंगे चीफ, तो उन्हें कहते हैं सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और एक दो होते हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर। तो एक होते हैं सीईसी और दो होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है और चुनाव आयुक्त कौन है, आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं कि भारतीय चुनाव आयोग का आर्टिकल, इलेक्शन कमिश्नर कौन है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। क्या आंसर होगा, सी आई थिंक आंसर तो हो गया भाई, आई थिंक सी। सुमित अमित आंसर ए, चित्रांशी सी, शिखा कुमारी सी। आर्टिकल आ चुका है, चित्रांशी चौहान ने सबसे पहले बताया है। तो चित्रांशी चौहान का आर्टिकल कौन सा बताया गया है, आर्टिकल है 324। तो यहाँ पे अगर आपसे आर्टिकल के बारे में पूछी जाए तो आर्टिकल है 324 जो भारतीय चुनाव आयोग के बारे में बताता है। अब मैंने पूछा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है और इलेक्शन कमिश्नर कौन है। चित्रांशी चौहान, ऋतु कुमारी बिल्कुल सही, 324 है। यहां पे आपका आंसर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, मैं ही बता देता हूं, फिर नहीं आएगा तो सीईसी की बात करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 1+2 का कॉन्सेप्ट मतलब पहला यानी एक जो होगा वो इलेक्शन का चीफ इलेक्शन होगा। तो वो कौन है आपके, राजीव कुमार। वो कौन है आपके, राजीव कुमार। और इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे तो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो यहां पे एक हैं आपके ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। क्या नाम है उनका, सुखबीर सिंह संधू। तो ये 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं।
ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है तो आप तुरंत आंसर दे देना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन हैं, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो जज है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, वो अपना पद किसको पत्र लिखकर त्याग सकता है, किसको एक लेटर के द्वारा, किसको एक रेजिग्नेशन के द्वारा यहां पे त्याग सकता है, किसको लिखेगा, इनमें से बता दो किसको लिखने वाला है भाई। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स टू कम बाय एससी टूंडलास नंबर 1 इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पॉइंट। बिल्कुल रवि भाई, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाए, और ये आपका जो चैनल है ये धीरे धीरे ग्रो पे आ चुका है, और ग्रो करने पर आया है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ पे हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वो पसंद आ रहा है। अगर ये पसंद आ रहा है तो आप जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। अपने साथियों को बुलाएं और उन्हें बताएं कि यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने तैयारी चल रही है। आंसर आ गया है रीमा यादव का, रितु कुमारी का, प्रेसिडेंट रूबी गौतम प्रेसिडेंट बता रही हैं, हर्ष वर्मा, सभी लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति आएगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे सकता है। और ये बात कौन करता है, अगर इसकी बात करेंगे आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 क्लॉज 2, ठीक है। वैसे तो आर्टिकल 124 ही है, लेकिन क्लॉज 2 है वो यहां पे ये बताता है कि कोई भी जज राष्ट्रपति को पत्र लिखकर यहां पे अपना इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज की कार्यकाल की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है, यानी रेजिग्नेशन अगर ना दें तो इनका जो कार्यकाल होता है वो क्या होगा, वो कितने वर्ष तक होता है, ये 65 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक होता है, 65 वर्ष तक होता है। जिस तरीके से पत्र रखकर त्याग मांग रहे हैं इसी तरीके से इनकी नियुक्ति की जाती है, और उनको नियुक्त करने वाला भी कौन है, वो भी राष्ट्रपति ही हैं। यानी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं तो यहां पे आया है मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन नंबर ए में, तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात आती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में कौन से हैं, ये 50वें नंबर के हैं। मैं ये बता देता हूं कि 50वें नंबर के हैं, और 50वें नंबर के हैं तो कौन से, आंसर क्या होगा, सर आप नाम नहीं ले रहे जबकि मैंने सबसे पहले जवाब दिया है। निशा सिंह को भाई नाम जो है वो निकल जाते हैं, यहाँ जो कमेंट चलते हैं वो कमेंट आपके जिस तरीके से आ रहे हैं ना वो कमेंट सीधे निकल जाते हैं। तो जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि वो कमेंट निकल चुका है, ठीक है। और जिनका नाम जो जब मेरी नज़र जाती है तो उस टाइम पे जो स्क्रीन पर नाम आ रहे हैं तो मैं उनका नाम ले सकता हूँ, ठीक है। निशा सिंह गुड आफ्टरनून, आपको भी अवार्ड मिलेगा। सर खुद 2-4 हज़ार का फोन चला रहे हैं, कहाँ से आईफोन लाएंगे। यहाँ पे आते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो 50वें कौन है, तो वो हैं DY चंद्रचूड़। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है अभी तक। तो 50वें CJI कौन है, वो हैं आपके DY चंद्रचूड़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, इसका आंसर क्या होगा, ए है आपका लोकसभा अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, और डी है राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो क्या आंसर होगा, बिल्कुल चित्रांशी चौहान, DY चंद्रचूड़ हैं। यशवंत, विचित्र प्रकार के प्राणी हैं धरती पर। आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। तो झांसी सिटी नाम ले लिया है, सबसे पहले झांसी सिटी का आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। प्रिया का आया सेकंड नंबर पे ए। हर्ष वर्मा बता रहे हैं, चित्रांशी चौहान, रितु कुमारी और निशा सिंह, सभी का आंसर आ रहा है ए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पे भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनको यहाँ पे नियुक्त किया जाता है। और आपसे अगर पूछा जाए प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, आपको आंसर देना है। बाकी एक आंसर और बनता है कि जो मैंने पूछा कि लोक लेखा समिति, जिसके बारे में पूछा है लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष कौन हैं, लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में ये कौन है, लोकसभा अध्यक्ष
वो भी बताना है। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में उनका नाम भी बताना है। इसके अलावा मैं बता दूं, लोक लेखा समिति जो होती है इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 तो आपके लोकसभा से होते हैं, 15 किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं, और 7 जो होते हैं वो किससे होते हैं? वो राज्यसभा से होते हैं। कितने? 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। अब यहां पे क्या होगा? लोकसभा राज्यसभा से सदस्य हमने चुन लिए, अब ये करेगी क्या भाई? तो यहाँ पे जो आपके अपव्यय होता है, जो आपका यहाँ पे खर्चा है, यानी भारत में जो खर्चे हो रहे हैं या जो भारत का जो हानि हो चुकी है, जो भारत की तरफ से जो कमिटी, जो कहते हैं ना कि भारत की तरफ से जो स्कीम्स लाई जा रही हैं, इन पर जो खर्चा हो रहा है, इन सब की जांच के लिए यहाँ पर एक लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये जांच के लिए कौन बनता है? ये विपक्ष का, यानी ये विपक्षी पार्टी का होता है। ठीक है, ये बात याद रखना, ये विपक्ष का होता है, सरकार की तरफ से नहीं, ये विपक्षी नेता होता है। तो विपक्षी नेता इस टाइम पे कौन है ये बताना है। और मैंने बोला सीएजी की जो रिपोर्ट होती है, उन सीएजी की रिपोर्ट को भी जांचता है। तो यहां पे कितने सारे क्वेश्चन निकल के आए कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, और उसके अलावा सीएजी कौन है, बता दीजिए। सर अगर आपने मेरा नाम नहीं लिया तो अब मैं हाजमोला की गोली खा लूंगा। हर्ष वर्मा। ठीक है भाई, ज्यादा खाना 10-12। अधीर रंजन चौधरी, चित्रांश चौहान गलत है, अधीर रंजन चौधरी नहीं है आंसर। रवि भाई, हर्ष, सुमित, अमिताना आंसर बता रहे हैं। सुमित, अमित ने आंसर दिया है ओम बिरला, प्रिया ने आंसर दे दिया है ओम बिरला। तो यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष तो आपके कौन है? ओम बिरला। एक आंसर मिल गया। अब दूसरा आंसर क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। बिल्कुल, शिखा कुमारी ने आंसर दिया है, गिरीश चंद्र मुर्मू आंसर है। तो यहां पे आपका आंसर सीएजी की बात करेंगे तो सीएजी कौन है? ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आपके सीएजी हैं। अब मैंने पूछा आपका क्या, अब एक आंसर और रह गया। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो हमेशा विपक्ष का एक नेता होता है, उनका नाम क्या है? केसी वेणुगोपाल। ये बात याद रखना, क्योंकि ये अभी हाल ही में बने हैं, इसलिए ये याद रखना है यहां पे। भाई जहर की ले लो, ज्यादा फायदा होगा। सर जल्दी लेंगे भाई, मैं किसी का नहीं कुछ कह रहा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। तो जो आपकी संविधान सभा हुई थी, उस संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन चुने गए थे? ऑप्शन नंबर ए है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है के एम मुंशी, सी है बी एन राव, और डी है टी टी कृष्णमाचारी। तो इनके अंदर यहाँ पे बताना है संविधान जो सभा थी, इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो आपके सामने ऑप्शन है ये सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी और बी एन राव। आंसर आ चुका है। चित्रांशी चौहान ने बताया ए, निशा ने बताया ए, इसके अलावा प्रिया किशोरी ए बता रही हैं, झांसी सिटी का सी आंसर है, हर्ष वर्मा ए बता रहे हैं, और जो लोग ऋतु कुमारी सब लोग ए बता रहे हैं, विजयदास सी बता रहे हैं। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे आंसर भले ही किसी ने सबसे पहले दिया हो, लेकिन सही आंसर फिर से झांसी सिटी ने आंसर दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी एन राव। ठीक है, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात करें, यानी संविधान तैयार कराने में जो सलाह दी जा रही थी उसके अगर बात की जाएगी तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो बी एन राव थे। और अगर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करेंगे तो ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, और पहले अस्थाई अध्यक्ष इनको अवार्ड दिया जाए। ठीक है, तो वो कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। तो आंसर आपका संविधान सिन्हा, यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा ये गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी एन राव। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान है? निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान है, सॉरी मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? कहां पे? यूरेशिया में पाए जाते हैं, ये बताना है। तो कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? ए है डाउन्स, बी है बेल्ट, सी है स्टेपीज, और डी है प्रेरीज। तो इनमें से क्या आंसर होगा? मेरा आंसर लेट आ रहा है भाई, तुम खुद ही लेट आते हो। हर्ष वर्मा आया अभी फिर चल दिए। प्रिया किशोरी आंसर सी, बी एन राव। रवि भाई का आंसर है बी एन राव, बिल्कुल सही है, मैं नहीं बताऊंगी। रीमा यादव का आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए।
तो यहाँ पे जो आंसर होगा, जब मैं बात करूंगा शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। यूरेशिया का मतलब जो यूरोप और एशिया वाला पार्ट है, इसमें जो मैदान पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके स्टेपीज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, स्टेपीज। तो यहाँ पे ए आंसर रीमा यादव गलत है, प्रिया के आंसर सही है। नहीं सर, आईडी चेंज किया है। ए आंसर, सी आंसर। चलिए ठीक है, जो लोग सी के साथ में बिल्कुल सही है। अब बात आती, इनकी बात आती, ये भी क्या है, ये भी शीतोष्ण घास के मैदान है। तो यहाँ पे डाउन्स की बात करेंगे, तो डाउन्स कहाँ पर है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और यहाँ पे बेल्ट्स की बात करेंगे, तो बेल्ट्स जो है वो आपके दक्षिण अफ्रीका, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये हो गया साउथ अफ्रीका जो है, ये वहां पर वेल्ट्स पाए जाते हैं। और प्रेयरीज की अगर मैं बात करूं, तो प्रेयरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। कहां पर, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये सब शीतोष्ण घास के हैं। अगर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की बात आती है तो साउथ अमेरिका की भी बात कर लेते हैं। तो पंपास नाम का एक शीतोष्ण घास का मैदान जिसे हम कहते हैं, ये कहां पर है, ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है, ये सारे कहाँ है, शीतोष्ण घास के मैदान है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए उष्ण कटिबंधीय मैदान के बारे में बात की जाए, उष्ण कटिबंध के मैदान पूछे जाएं, तो उष्ण कटिबंध में आपके कौन कौन से आएंगे, ये बात याद रखना कि आपका जैसे दक्षिण अफ्रीका है, इसी तरीके से एक जगह है जिसका नाम क्या है, जो पूर्व का अफ्रीका है। तो पूर्वी अफ्रीका में जो मैदान पाए जाते हैं, कौन से मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है सवाना। क्या कहा जाता है, सबाना कहा जाता है। और ब्राजील में जो पाए जाते हैं, ब्राजील में इन्हें कैंपोस के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कैंपोस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ब्राजील के अलावा अगर मैं बात करूं वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला में से लानोस बोला जाता है। तो वेनेजुएला में इन उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को लानोस के नाम से जानते हैं। तो ये तो मैंने बता दिए आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो बाकी यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। स्टेपीज तो कान की छोटी हड्डी, बिल्कुल कान की छोटी हड्डी होती है, तो भाई दूसरे का नाम नहीं हो सकता क्या। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, रवि भाई गूगल करने वाले लोग गायब हो गए हैं। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है, उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लोकगीत है, इसके बारे में बताना है। वेनिस्ट बिंदु बताया है, हाँ जी, स्टेपीज कान की हड्डी होती है। बी आंसर है शिखा कुमारी का। रीमा यादव बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, और बी में क्या है, कजरी। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत बात की जाएगी तो बांग, कजरी, बोल और बोली में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कजरी नाम का यहाँ पे क्या है, एक लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश का है। और जो सावन का महीना होता है ना, ये कब गाए जाते हैं, सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं वो आपके कजरी के नाम से कहे जाते हैं। इसके अलावा और भी हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में आपका बिरहा के नाम से है। अब बिरहा की बात करेंगे तो बिरहा तो आप जानते ही होंगे, बिरह का मतलब होता है अलगाव, किसी भाई बिरह का मतलब होता है ब्रेकअप, सीधी बात है। तो यहाँ पे प्रेमी और जो प्रेमिका होते हैं उनके अलगाव की बात आती है, तो वहां पे जो गीत गाए जाते हैं वो क्या होता है, उन्हें बिरहा कहा जाता है। ठीक है, तो प्रेमी और प्रेमिका का जो अलगाव होता है उसे बिरहा कहा जाता है। तो जब भी अब लगे ऐसा कुछ तो आप कौन सा गीत गा सकते हो, बिरहा गा सकते हो। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे गीत हैं, कहरवा के नाम से है, चनैनी चनैनी के नाम से है। तो ये सारे क्या है, ये उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। ठीक है, तो बिरहा हो गया, कहरवा हो गया, चनैनी हो गया, कजरी हो गया, ये सब उत्तर प्रदेश के लोकगीत हैं। हाँ जी, कजरी बिहार में भी है। कजरी जो है यूपी और बिहार के एरिया में दोनों में गाया जाता है। यही धुन चढ़ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है नीरी। नीरी कहां पर स्थित है, तो नीरी यहाँ पे कहां पर स्थित है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, नीरी कहां पर है। ए है नागपुर में, बी मुंबई में, सी है चेन्नई और डी है बेंगलुरु में। तो बता दो क्या आंसर होने वाला है इसका, कि नीरी कहां पर स्थित है। गाना गाए सब नौकरी छोड़ो। चनू ने नहीं, चनू वही चनैना है, चनैना आंसर है। चनूने तो हम नॉर्मली भाषा में बोलते, तुझे ज्यादा चनूने काट रहे हैं जब बोलते हैं, तो जब कोई बात आती है ऐसी तब बोलते हैं इस पर, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है, मजाक वाली बात है।
वो मेरे मुंह से इस वजह से निकल गया क्योंकि वो रोजाना का वर्ड है एक, जैसे चनैनी बोलते, चनैना एक जो है वो आपका लोकगीत है, उसी के लिए निकल गया था। आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, झांसी सिटी का, चित्रांशी चौहान का, रीमा यादव का, विजय दास का, रूबी गौतम का और हर्ष वर्मा का, शिखा कुमारी का, ना से नागपुर, ना से नीरी, बिल्कुल ना से नागपुर, ना से नीरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? नागपुर सही होगा। तो बिल्कुल जो लोग नीरी के साथ में नागपुर बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। और ये क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नीरी का मतलब क्या है? नीरी में एन क्या है? नेशनल, ई से एनवायरमेंटल, ई से इंजीनियरिंग और यहाँ पे आर से रिसर्च है और आई से इंस्टीट्यूट है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो ये क्या है? नेशनल एनवायरमेंटल, ई से हो जाएगा आपका इंजीनियरिंग और अगला है आर रिसर्च और आई से होता है आपका इंस्टीट्यूट। तो ये हो गया आपका नीरी। अब नीरी कहाँ पर है ये मैंने बता दिया, ये आपका नागपुर में। और इसके प्रयोगशालाएं हैं आपकी कहाँ पर? 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं। तो दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता और मुंबई में। दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई में इसकी 5 रीजनल लेबोरेटरी हैं। ठीक है। अब ये काम करता क्या है भाई? एंड काम क्या करेगा? एनवायरनमेंट से रिलेटेड यानी पर्यावरण से रिलेटेड, और उसके अलावा यहाँ पे जो काम होगा वो इंजीनियरिंग से होगा। तो इसका मतलब है कि जो काम होगा जैसे जल की आपूर्ति करना, सीवेज का निपटान करना, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना, पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनका निपटारा करना, तो उनके लिए कुछ टेक्निकल चीजें भी चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है। वो रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन सा है? वो आपका नीरी के नाम से है, जो कहाँ पर है? नागपुर में है। ठीक है। नुस्सा तुक्का, हाय अफसोस नीसू। सर कितने क्वेश्चन है अभी? यही लास्ट है आपका भाई। 25 ही तो आते हैं आपके, तो यही आपका लास्ट है। आज के क्लास में यहीं तक आपका लास्ट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 24 है। तो बस ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है, जहां पर बहुत सारी चीज़ें हुई, जहां पर कोई कंपटीशन पे लड़ा, कोई कह रहा मेरा पहले, मैंने पहले बताया, कोई रक्षाबंधन की बात कर रहा है, कोई यहाँ पे आज ये बता रहा है कि यहाँ पे कैसा बर्ताव हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक है। तो वो उस चीज़ को छोड़ो। बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी इस पे बात करते हैं। मैं सबसे तेज हूं किस चीज में? पढ़ाई में तेज तर्रार। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको। फिर मंडे को क्लास होगी आपकी जो एसएससी जीडी से रिलेटेड रहेगी। बाकी आपका जो आगे आने वाला है, यानी आगे जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्लासेस कुछ दिनों में चलाई जाने वाली। हो सकता है मंडे को इसके बारे में बात की जाए। और जो नए साथी हैं, सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, तो बहुत ही अच्छा है प्रिया किशोरी, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको क्लास कैसी लगी आप ये बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, और अपने साथियों को इस चैनल को शेयर और वीडियो को शेयर जरूर करें, बहुत अच्छा रहेगा। सर से भी ज़्यादा? हाँ भाई मेरे से ज़्यादा। मैं तो आंसर आपको बताने के बाद में देता हूँ ना, तो मैं तो बहुत लेट हूँ। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर ऑप्शन पढ़ूंगा, तब तक आपके आंसर आ जाते हैं। तो तेज कौन हुआ? तेज आप हुए। मैं तो बताऊंगा बाद में, पहले फिर मैंने ये बताऊंगा नीरी क्या है, फिर नीरी के बाद में ऑप्शन पढ़ूंगा, फिर बताऊंगा कि यहाँ पे आंसर क्या है। तो मैं तो बाद में आया ना, सबसे लास्ट में। तो आंसर, हाँ क्लास आपको अगर पसंद आई है तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भेजें, जो आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उनको बुलाएं और उनसे कहें यहाँ पे पढ़ाई करके देखें। अगर उनको पसंद आती है तो वो रुक सकते हैं, जैसे आप लोग रुके हुए हैं। ठीक है। राम राम भाई, जितना भी जिस साथी जुड़े हैं सभी को राम राम, सभी को धन्यवाद। सभी के लिए एक बात यही है कि सभी का सिलेक्शन हो, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे काम जो हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है वो एक ही चीज़ के लिए किया जा रहा है कि आपका सिलेक्शन हो, और आपका सिलेक्शन ही हम यहाँ पे गारंटी तो नहीं, लेकिन इतना है कि पढ़ाया इस तरीके से जाएगा कि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो छूटेंगे नहीं। ठीक है। मेरी पहले से ही जॉब है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी पहले से जॉब है। देखो अब जॉब की बात आती है तो हम लोग यहाँ पे जॉब की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ पे वो लोग भी हैं जो जॉब लेके चुके हैं फिर भी पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हाँ बिल्कुल बधाई हो, लड्डू बांटो भाई, जितने भी भाई सबको लड्डू बांटो। अब तो ज़्यादा लोग भी नहीं है, 20 ही लोग बचे हैं, तो लड्डू बांट सकते हो। चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। मेरा तो रिटायरमेंट चल रहा है,
मैं तो बस जब तक हूं तब तक है। अरे बस हो गया, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ चाहिए वो आपको हमारे जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल यादविन स्मार्ट क्लासेस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आपके सामने नंबर दिया गया है, इस पर आप डाउट जो भी हैं वो बता सकते हैं, चाहे वो आपका क्लास से रिलेटेड हो या फिर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो इनसे रिलेटेड हो, या फिर आपको कुछ और जानना हो, या फिर कह सकते हो कि आपके ही डाउट हो, या फिर आपको कोई एक नई क्लास चाहिए। सारी जो भी चीज़ें हैं वो सब इस नंबर पर आप बता सकते हैं। आपकी जो भी बातें होंगी वो यहाँ पर रखी जाएंगी और उन पर बात की जाएगी, उन पर अमल किया जाएगा और नई क्लासेस हो सकता है आपके लिए लाई जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए शिवाजी द बॉस। हाँ जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है सबकी, जिसकी ज्वाइनिंग होने वाली है। मेरी जॉब हैदराबाद में है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है, बस यहाँ तक ही रखते हैं। क्लास यहाँ तक है, अब बात करेंगे अगली क्लास जब होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।